नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन का आगाज बड़ी अपडेट के साथ बुलंदशहर से, जहां प्रसव के दौरान एक और प्रसूता की मौत हुई है। हॉस्पिटल में ताला लगाकर फरार हुआ स्टाफ, जहां डिलीवरी के दौरान डॉक्टरों की लापरवाही से प्रसूता की मौत हुई। प्रसूता के चौथे बच्चे की डिलीवरी थी। डॉक्टरों ने बड़ा ऑपरेशन कर दिया। कस्बा नरोरा में भागीरथी एनक्लेव में संचालित अलीगढ़ नर्सिंग होम का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की देखरेख में फल फूल रहा है अवैध अस्पतालों का धंधा। प्रसूता की मौत होने के बाद डॉक्टर और हॉस्पिटल का स्टाफ मौके से फरार हो गया। मृतका के परिजनों ने नगर के मुख्य मार्ग को जाम करने की कोशिश की। मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को समझा बुझाकर ये पूरा मामला शांत कराया। इस पूरे मामले में बड़ा सवाल ये है कि अवैध चल रहे नर्सिंग होम पर आखिर कार्रवाई कब होगी। तो देखिए किस तरीके से बड़ी लापरवाही इस पूरे मामले से उजागर हुई है। को ऑपरेशन कराने लेके आए थे इनके। ऑपरेशन किस चीज़ का था? लड़के का, बच्चे का। मतलब डिलीवरी होनी थी, बच्चा पैदा होना था। हाँ। अच्छा। तो डिलीवरी तो करवा दी, कर दी इनने। ऑपरेशन ने पता नहीं ऑपरेशन कैसे किया है। अच्छा। 3 बच्चे पहले हो गए। 3 बच्चे पहले हो गए, ये चौथा हाँ, बच्चा था। तो अभी इन्होंने कहा था कि दौड़ा पड़ती है इसको। हाँ। चौकुपला चक्कर है कि 7 दिन के बहाने लगाए। तो यहाँ से हम कह रहे थे जिनकी जल्दी ले चलो यहाँ से, क्योंकि इनने बहुत टाइम लगा लिया, आधा घंटा लगा लिया खेत खेत में। अच्छा। तो रास्ता में फिर यहाँ से जाकर अपनी गाड़ी में यहाँ से, तो फिर इन्हें रास्ता में जाकर गाड़ी रोक दी, एम्बुलेंस में बुलाई है। अच्छा। हाँ। तो हमने फिर अपने मामा जी बुलाए, अपने मैया ससुर, तो कोई तुरंत अपने इनको सुन के नहीं आ गए। इनकी काम के आ रही हैं सब जने, तो सब जने भग गए वहाँ से। ये हॉस्पिटल वाले सब भग गए? हाँ, ताला लगा के? ये भी ताला लगा के भग गए और वो भी सब भग गए अपनी गाड़ी ले। और चलिए अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता संजय उपाध्याय हमारे साथ जुड़ गए बुलंदशहर से। संजय, क्या जानकारी? देखिए किस तरीके से ये अवैध नर्सिंग होम इसी तरीके से संचालित हैं, जिसकी वजह से लगातार बड़ी घटनाएं सामने आती हैं। कब कार्रवाई होगी? क्या अधिकारियों की तरफ से कोई संज्ञान लिया गया? अधिकारियों की तरफ से अभी ऐसा कोई संज्ञान नहीं लिया गया, जबकि 2-3 दिन पहले स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापे भी मारे थे और उसके बावजूद भी ये अवैध हॉस्पिटल आज भी संचालित है। पता नहीं ऐसा कब तक चलेगा। ये प्रसूता थी, 3 बच्चे इसके पहले हो चुके थे और उसके चौथे बच्चे की डिलीवरी थी। चौथे बच्चे की डिलीवरी में इन्होंने बड़ा ऑपरेशन कर दिया। जब उसकी मौत हो गई तो उसे ये कह के बताने लगे कि इसमें भूत प्रेत का चक्कर है, और अपनी गाड़ी में लेके उसे बाहर ले गए और वहां पे रोड पे जाकर छोड़ दिया कि ये जो मर गई है इसे ले जाओ। और सारा स्टाफ, डॉक्टर, ये सारे जो है उस ताला लगा के और भाग गए। बिल्कुल। और संजय देखिए, आप परिजनों का आक्रोश देखने को मिल रहा है, क्या कुछ उनकी तरफ से दर्द बयां किया जा रहा है? परिजनों का आक्रोश था, उन्होंने नगर के मुख्य मार्ग को जाम करने की कोशिश की, लेकिन तभी पुलिस को सूचना मिली। उन्होंने समझा बुझा करके शांत किया और परिजनों से तहरीर ली है और सबके लिए पंचनामा करके पोस्टमार्टम की तैयारी में थे। और बाकी पुलिस क्या कार्रवाई करती है ये जांच का विषय है और आगे मालूम पड़ेगा कि पुलिस ने क्या कार्रवाई की। बिल्कुल। और देखिए सभी फरार बताए जा रहे हैं, आरोपी जो संलिप्त हैं। अस्पताल में ताला डाल दिया है और उसके बाद सभी के सब फरार हो गए हैं। कुछ पता लग पाया उन लोग का? नहीं, अभी कोई पता नहीं लगा। ताला डाल के सभी लोग वहां से फरार हो गए। अस्पताल को बंद कर दिया। जो भी स्टाफ था, जो भी डॉक्टर्स थे, वो सारे फरार हो गए वहां से। जी चलिए, ठीक है संजय, नजर बना के रखिएगा इस खबर पर। बहुत शुक्रिया आपका। लखनऊ से अब खबर, जहां उपचुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी। आज बीजेपी उपचुनाव के प्रत्याशियों की लिस्ट दिल्ली भेजेगी। रविवार को कोर कमेटी की बैठक में कई नामों पर मंथन हुआ। रामपुर, मैनपुरी, खतौली सीट को लेकर नामों पर चर्चा हुई। तो देखिए आज बीजेपी उपचुनाव के प्रत्याशियों की लिस्ट दिल्ली भेजी जाएगी और कल क्योंकि कोर कमेटी की बैठक हुई है, कई नामों पर मंथन किया गया है। रामपुर, मैनपुरी, खतौली सीट को लेकर नामों पर चर्चा हुई है और इस दौरान अब बीजेपी के आला कमान किस तरीके से मोहर लगाते हैं ये देखना होगा। तो ये बड़ी अपडेट है, जहां उपचुनाव को लेकर लगातार बीजेपी तैयारियां कर रही है और इसी सिलसिले में बीजेपी ने लंबा वक्त लिया मंथन के लिए कि आखिर प्रत्याशियों के नामों पर किस तरीके से गहन चर्चा के बाद ये नाम अब लगभग जो लिस्ट है वो तैयार करके
अब दिल्ली भेजा जाएगा, जहां आलाकमान की तरफ से किसके नाम पर मोहर लगती है ये देखना होगा। तमाम देखिए जातिगत समीकरण साधते हुए प्रत्याशियों के नामों पर मंथन किया गया है कि हर एक वोट बैंक जो है कहीं ना कहीं साध सके उसके जरिए, इसको लेकर तो वहीं कौन जिताऊ कैंडिडेट रहा है, कितना अनुभव है, ये तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए प्रत्याशियों के नामों पर मंथन किया गया। और देखिए उसके बाद अब जो लिस्ट है वो दिल्ली आज भेजी जाएगी और उसके बाद दिल्ली से किस तरीके से मोहर लगती है इस लिस्ट पर ये देखना होगा, क्योंकि बीजेपी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है ये उपचुनाव, क्योंकि बीजेपी लगातार इसको चैलेंज के रूप में ले रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का लगातार दबदबा रहा इस पूरे क्षेत्र पे। जहां मैनपुरी की अगर बात की जाए तो 1996 के बाद से समाजवादी पार्टी की ही सत्ता रही है और ऐसे में बीजेपी के लिए उपचुनाव जीतना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और चैलेंजिंग बना हुआ है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, देखिए आज दिल्ली भेज दी जाएगी लिस्ट और किसके नाम पर मोहर लगती है ये देखना होगा, क्योंकि तमाम नाम जो है चर्चा में हैं, चाहे फिर वो शाक्य समाज से जुड़े हुए रघुराज हो या फिर अपर्णा यादव हो। रामपुर की बात की जाए तो रामपुर में किस तरीके से समीकरण साधते हुए मंथन किया गया है, क्या अटकलें फिलहाल मुख्य तौर पर निकलकर सामने आ रही हैं? बिल्कुल 3 सीटों पर उपचुनाव होना है उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसमें एक लोकसभा सीट मैनपुरी है और साथ ही साथ 2 विधानसभा सीटें हैं जिसमें रामपुर और खतौली शामिल। निश्चित तौर पर अगर बात करें तीनों भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं इज्जत की बात बनाई है, क्योंकि खतौली सीट अभी उनके पक्ष में थी। 2022 में भी उन्होंने वहां से भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी और एक बार फिर कहीं ना कहीं चाह रही है भारतीय जनता पार्टी कि उस सीट पर जीत ही हासिल की जाए। निश्चित तौर पर उसके अलावा बात करें अगर जो मैनपुरी है और रामपुर सीट, ये दोनों सीटें कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की सियासत का अड्डा बनी रही हमेशा। तमाम सरकारें आई गई, तमाम पार्टियों ने सरकार बनाई, लेकिन इन सीटों पर जीतना मुश्किल रहा विपक्षी पार्टियों के लिए। निश्चित तौर पर अब कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा फोकस भारतीय जनता पार्टी का इन्हीं सीटों पर है और जो भी कैंडिडेट डिक्लेयर किए जाएंगे, जिन पर मंथन हुआ है, वो तमाम चीज़ों को देखने के बाद कहा गया है कि जो भी कैंडिडेट होगा वो कहीं ना कहीं सर्व समाज को कबूल हो, ऐसा कैंडिडेट उतारा जाए। निश्चित तौर पर क्योंकि मैनपुरी सीट है, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी भी वहाँ पर अपनी पूरी ताकत झोंकने में लगी हुई है और कहीं ना कहीं डिम्पल यादव को उतार कर समाजवादी पार्टी ने एक पहले ही पैतरा खेल दिया, जिसमें कहीं ना कहीं सहानुभूति का जो वोट होता है वो उनके पक्ष में पड़ जाए। निश्चित तौर पर हालांकि भारतीय जनता पार्टी भी वहां से बेहतर कैंडिडेट ढूंढ रही है और जिसको लेकर कल चर्चा भी हुई है और संभवतः आज शाम तक जो नाम पर अंतिम मोहर दिल्ली से लग सकती है। निश्चित तौर पर इसको ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जहां रामपुर का चुनाव हो वहां पर भी इसी तरह कैंडिडेट चाह रही है कि जो आजम खां के जो कैंडिडेट उतारे उसके खिलाफ लड़ पाए, क्योंकि रामपुर का चुनाव होगा वो भले कोई दूसरा प्रत्याशी लड़ेगा जरूर, लेकिन वो आजम खां ही लड़ेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आजम खां का अस्तित्व का सवाल है। अगर आजम खां चुनाव हारते हैं या फिर उनकी पार्टी का जो जिसको लड़ाया था वो हारता है, तो निश्चित तौर पर जो सल्तनत थी आजम खां की वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि इससे पहले भी लोकसभा का चुनाव हार चुकी है। अब ऐसे में अगर विधानसभा का चुनाव हारते हैं, निश्चित तौर पर आने वाले समय में उनको कठिनाइयों का और सामना करना पड़ सकता है राजनीतिक तौर पर। निश्चित तौर पर इसको आप भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है बैठकों का दौर रखे हुए है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अगले कुछ दिनों में पूरी तरह से चुनावी वोट में होगी और कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा फोकस जो होगा वो जो रामपुर सीट है और मैनपुरी सीट पर भारतीय जनता पार्टी का होगा, क्योंकि इन सीटों को जीतकर कहीं ना कहीं एक संदेश उत्तर प्रदेश के अंदर जाएगा कि समाजवादी पार्टी का जो गढ़ था वो अब ढह चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में काबिज हो चुकी है। क्योंकि अभी हाल ही में देखा गया जब लोकसभा उपचुनाव हुए रामपुर और आजमगढ़, उस दौरान भी कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ पर चुनाव जीतना आसान नहीं होगा, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने मेहनत की, परफॉर्मेंस किया और रिजल्ट जब आया तो सबको चौकन्ना करने वाला रिजल्ट था, क्योंकि दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की। निश्चित तौर पर अब एक बार फिर आज भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है वो तीनों उपचुनाव में सीटें जो हैं उन पर जीत का है। जी बिल्कुल, और देखिए बीजेपी बड़ी तैयारी के साथ चलती है अश्विनी, किस तरीके से स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारती है। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ प्रचार प्रसार करते हैं और उसका असर भी दिखता है। देखिए अखिलेश यादव प्रचार प्रसार करने नहीं गए लोकसभा उपचुनाव में, तो कहीं ना कहीं नतीजे में भी वो देखने को मिला। तो ऐसे में बड़ी प्लानिंग के साथ बीजेपी लगातार आगे बढ़ती है। इस बार भी कुछ इसी तरीके की योजना बनाई जा रही है।
बिल्कुल चुनाव कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी एक ही ढंग से लड़ती है, चाहे वो उपचुनाव हो या फिर आम चुनाव हो या फिर पंचायत चुनाव हो। हर चुनाव को गंभीरता के साथ लेती, पूरी मेहनत करती है और उसी का परिणाम होता है कि चुनाव जीता जाता है। इससे पहले भी देखा गया, अभी हाल ही में कुछ दिन पहले ही गोला सीट है, वहां से उपचुनाव हुआ था। हालांकि भारतीय जनता पार्टी वहां पहले से काबिज थी, लेकिन इन सबके बावजूद भी पूरी ताकत वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने, जो कि खुद मुख्यमंत्री ने जाकर के वहां पर चुनाव प्रचार किया। प्रदेश अध्यक्ष जो भारतीय जनता पार्टी के थे वो लगातार वहां पर बने हुए थे, साथ ही साथ तमाम मंत्रियों की फौज थी वो वहां पर लगाई गई थी। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इन चीजों का असर वोटर्स भी पड़ता है। जब वोटर वोट देने जाता है तो देखता है कि आखिर जो वो वोट मांग रहे थे वो कितना संजीदा था चुनाव को लेकर के। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर चुनावी मोड में है और कहीं ना कहीं जैसे ही प्रत्याशी का चयन हो जाएगा उसके बाद आपको दिखाई पड़ेगा कि किस तरह से ताबड़तोड़ रैलियां और जनसंपर्क भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा किया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी चाहे बूथ अध्यक्ष हो या फिर प्रदेश अध्यक्ष, सभी समान रूप से मेहनत करते हैं, सबकी भागीदारी समान होती है। निश्चित तौर पर इसी का नतीजा रहता है कि सहभागिता की ये बेहतर सहभागिता रहती है, जिसके चलते कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी चुनाव दर चुनाव जीतती जा रही है। जी बिल्कुल अश्विनी, और देखिए अगर मैं खासकर मुद्दों की बात करूं तो क्या वो अहम मुद्दे रहते हैं बीजेपी के? देखिए कल पसमानदा समाज के साथ जब संवाद किया गया तो कैसे जिक्र किया गया, बिरयानी का उदाहरण दिया गया कि बिरयानी में जैसे तेज पत्ते को अलग कर दिया जाता है वैसे लोगों को छोड़ देती है समाजवादी पार्टी, और इसको लेकर निशाना साधते नजर आए। तो क्या बड़े मुद्दे रहेंगे अगर मैं रामपुर की बात करूं, मैनपुरी की बात करूं और खतौली की बात करूं तो? बिल्कुल मैनपुरी हो, चाहे रामपुर हो, चाहे खतौली हो, हर जगह डेवलपमेंट का मुद्दा और कानून व्यवस्था का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी का। इससे पहले भी जितने चुनाव लड़े तो इन्हीं मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी ने लड़े कि डेवलपमेंट उत्तर प्रदेश के अंदर का विकास होगा, साथ ही साथ जो गुंडा राज था, जो कानून व्यवस्था थी वो बेहतर की जाएगी। निश्चित तौर पर रामपुर में कहा जाता कि वहाँ की जनता त्रस्त थी और कहीं ना कहीं अब वो परिवर्तन चाह रही है। परिवर्तन दिखाई भी पड़ा जब अभी हाल ही में उपचुनाव हुआ लोकसभा का, तो उस दौरान भी लोगों ने बढ़ चढ़ के वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष किया और नतीजा आया कि भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट थे वो चुनाव जीत गए। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी चाहे 2017 में, 2019 में, 2022 में और चाहे अब उपचुनाव हो, लगातार एक ही मुद्दा रखती है कि कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की बेहतर की जाएगी, सबसे जो जरूरी होती है, साथ ही साथ डेवलपमेंट के जो रास्ते हैं वो खोले जाएंगे। क्योंकि अगर उनका मानना है कि कहीं पर विकास होगा तो निश्चित तौर पर चाहे रोजगार हो, तमाम अन्य सुविधाएं अपने आप आ जाती हैं। तो सबसे ज्यादा होता है कि विकास किया जाना चाहिए प्रदेश का। निश्चित तौर पर इन्हीं मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर जनता के बीच जा रही है। जी बिल्कुल, और देखिए महत्वपूर्ण तरीके से बीजेपी तैयारी कर रही है और क्या इसका असर रहता है ये देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होगा। अश्विनी बने रहिएगा आप हमारे साथ, लौटती हूँ आपके पास। बढ़ते आगे मुजफ्फरनगर से अब खबर, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी का आज दौरा है। सुबह 11 बजे भगेला चेकपोस्ट पर कार्यकर्ताओं से वो मुलाकात करेंगे। इसके बाद पार्टी कार्यालय पर कार्यकर्ता और पदाधिकारियों साथ वो बैठक भी करेंगे। शाम को छपार में एक निजी कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी का खास मुजफ्फरनगर का ये दौरा बेहद ही ज्यादा अहम है। अब आवारा पशुओं को पकड़ेगी हरदोई पुलिस। आईजी लखनऊ रेंज का अजीबोगरीब फरमान जारी किया गया है, जहां आवारा पशुओं को पकड़कर गौशालाओं में बंद करने के निर्देश हैं। जहां थाना पुलिस यूपी 112 गाड़ियों में तैनात पुलिसकर्मियों को निर्देश दिए गए हैं। जहां एसपी हरदोई राजेश द्विवेदी का पत्र वायरल हुआ है कि आवारा पशुओं को पकड़कर गौशालाओं में बंद कर दिया जाए। तो ये अजीबोगरीब फरमान जो है तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जहां आईजी लखनऊ रेंज का ये पूरा फरमान है, जहां कहा जा रहा है कि आवारा पशुओं को पकड़कर गौशालाओं में बंद कर दिया जाए। तो वहीं थाना पुलिस और यूपी 112 गाड़ियों में तैनात पुलिसकर्मियों को ये निर्देश दिए गए हैं। खासतौर से एसपी हरदोई राजेश द्विवेदी का ये जो पत्र है वो वायरल हो रहा है। इस पर लोग कहीं ना कहीं एक शॉकिंग रिएक्शन भी दे रहे हैं कि आवारा पशुओं को गौशालाओं में बंद कर दिया जाए और पकड़कर अब ये काम पुलिस करती नजर आएगी। अन्य जो महत्वपूर्ण काम है उसको तवज्जो ना देते हुए। तो फिलहाल इस तरीके का ये पूरा पत्र जो है इसको लेकर तमाम बड़े रिएक्शंस और सवाल खड़े हो रहे हैं। तो आवारा पशुओं को पकड़ेगी अब हरदोई पुलिस, जहां पर आईजी लखनऊ रेंज का ये अजीबोगरीब फरमान सामने आया है। आवारा पशुओं को पकड़कर गौशालाओं में बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। थाना पुलिस यूपी 112 गाड़ियों में तैनात पुलिसकर्मियों को इसका पालन करना होगा, उनके लिए ये निर्देश जारी किए गए हैं। जहां एसपी हरदोई राजेश द्विवेदी का ये पत्र है जो कि वायरल हो रहा है।
तो आवारा पशुओं की देखिए समस्या है और लगातार सरकार भी इसकी ओर ध्यान देती है। तमाम चुनाव में भी ये मुद्दे उठते हैं आवारा पशुओं के, लेकिन ये फरमान इसी बीच सामने आया है जहां ये कहा जा रहा है कि आवारा पशुओं को पकड़ा जाए और उनको गौशालाओं में बंद कर दिया जाए। इसके निर्देश दिए जा रहे हैं। थाना पुलिस यूपी 112 गाड़ियों में तैनात पुलिसकर्मियों को ये निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं एसपी हरदोई राजेश द्विवेदी का ये पत्र वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने ये निर्देश लिखा हुआ है और देखिए वो निर्देश की कॉपी भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। राजेश द्विवेदी का ये पूरा पत्र है जिसके माध्यम से उन्होंने ये निर्देश जारी किया है। उनकी तरफ से ये अजीबोगरीब फरमान आया है कि आवारा पशुओं को पकड़े। पुलिस थाना पुलिस यूपी 112 जो गाड़ियों में तैनात पुलिसकर्मी रहते हैं वो आवारा पशुओं को पकड़ें और उसके बाद उन्हें ले जाकर गौशालाओं में बंद करवा दें। और ये जो पूरा पत्र है, ये जो पूरा आदेश है वो एसपी हरदोई राजेश द्विवेदी ने की तरफ से जारी किया है। और इसके लिए तो देखिए किस तरीके से ये पूरा पत्र है, कृपया ये पूरा जारी किया गया है। जहां लखनऊ परिक्षेत्र लखनऊ की अध्यक्षता में आयोजित हुई गूगल मीट के माध्यम से जनपद में प्रचलित पीआरवी वाहनों पर नियुक्त पुलिस बल एवं थाने चौकी से गश्त और पिकेट ड्यूटी हेतु जाने वाले पुलिस बल को रोड पर दिखाई पड़ने वाले गौवंशीय पशुओं को गौशाला में दाखिल किए जाने की अपेक्षा की गई है। अतः आप लोगों को निर्देशित किया जाता है कि थाने में प्रचलित पीआरवी वाहनों पर नियुक्त पुलिस बल एवं थाने चौकी से गश्त पिकेट ड्यूटी हेतु जाने वाले पुलिस बल को रोड पर दिखाई पड़ने वाले गौवंशीय पशुओं को गौशाला में दाखिल कराना सुनिश्चित करें ताकि घटित हो रही सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सके। इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही उदासीनता ना बरती जाए। और देखिए नीचे सिग्नेचर भी हैं पुलिस अधीक्षक के और उनकी तरफ से बाकायदा ये पूरा निर्देश जो है जारी किया गया है कि किस तरीके से जो गौवंशीय पशु हैं उनको ले जाकर गौशालाओं में बंद कर दिया जाए। तो ये पूरा पत्र है जो कि लगातार वायरल भी हो रहा है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता नीलेश चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलेश, देखिए ये जो पूरा पत्र हम अपने दर्शकों को पढ़ के सुना रहे हैं, किस तरीके से इसमें निर्देश दिए जा रहे हैं कि जो गौवंशीय पशु हैं उनको गौशालाओं में ले जाकर बंद किया जाए। क्या इसके पीछे का उद्देश्य है? हालांकि इसमें ये मेंशन किया गया है जिस तरीके से सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं उसकी वजह से निर्देश दिया गया है, लेकिन ये वायरल हो रहा है, क्या वजह, क्या कुछ अपडेट? देखिए बिल्कुल आपको बता दूं कि आईजी रेंज लखनऊ का जो एक आदेश है, अजीबोगरीब आदेश जो है उसका फरमान अब जारी हुआ है और जारी होते ही ये निर्देश हुए हैं कि हरदोई पुलिस जो आवारा पशु हैं उनको पकड़कर जो है जो गौशाला है वहां पहुंचाने का काम करेगी। हालांकि इसकी जिम्मेदारी नगर निगम की होती है और दूसरे विभाग लगाए गए हैं जो आवारा पशुओं को पकड़ेंगे। लेकिन आईजी लखनऊ की तरफ से जो ये निर्देश जारी हुए हैं काफी अजीबोगरीब लग रहा है कि थाना पुलिस और 112 में तैनात जो पुलिसकर्मी होंगे उनको ये निर्देश दिए गए हैं कि वो लोग जो है सड़कों पर दिखने वाले जानवरों को गौशाला में ले जाकर बंद करेंगे। अब देखना होगा कहाँ तक ये जो फरमान है वो अमल में लाया जाएगा, साथ ही साथ कितना जो है कड़ाई के साथ इसका हरदोई पुलिस पालन करेगी, क्योंकि ये बड़ा मुद्दा है। लखनऊ से हरदोई के रास्ते पे अगर हम बात करें तो सैकड़ों जानवर आपको हाईवे के किनारे मिल जाएंगे, हाईवे पर दिख जाएंगे। तो ऐसे में बड़ी चुनौती रहेगी 112 और थाना पुलिस के लिए कि कैसे उनको पकड़ा जाए, क्योंकि कुछ ऐसे जानवर हैं जो हिंसक भी हैं और ऐसे में अगर पुलिसकर्मी जिनको ट्रेनिंग नहीं है कैसे जानवरों को पकड़ना है वो पकड़ने जाएंगे तो कहीं ना कहीं इसमें तमाम पुलिसकर्मी घायल भी हो सकते हैं। बिल्कुल। और नरेश, देखिए अगर 112 पुलिस इस काम को प्राथमिकता देगी तो कहीं ना कहीं जो अपराध को लगाम लगाने की मुहिम चल रही है उस पर कहीं ना कहीं प्रभावित होगी वो। तो इसको लेकर कोई विशेष योजना या कुछ विशेष गाइडलाइंस उसके लिए भी जारी की गई हैं? देखिए बिल्कुल 112 को हमेशा आपातकाल स्थिति के लिए बनाया गया है कि अगर आपातकाल स्थिति हो तो 2 मिनट के अंदर जो 112 की गाड़ियां हैं वो मौके पर पहुंच जाए और आपात सेवा में वो सहायता कर सके। अब परिस्थितियां इस तरीके से बन रही है कि 112 के जो जवान हैं, 112 की जो गाड़ियां हैं, अगर वो जानवर पकड़ने में लग जाएंगी तो आपात स्थिति में अगर कोई फोन कॉल आती है तो जाहिर सी बात है कि 112 की जो गाड़ियां हैं, पुलिसकर्मी हैं, वो घटना स्थल पर देर से पहुंचेंगे। ऐसे में जो आपात सहायता त्वरित होनी चाहिए वो काफी देर उसमें लगेगी कहीं ना कहीं, जिससे आम जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अब देखना होगा ये जो फरमान जारी हुआ है कब तक इसको अमल में लाया जाएगा या फिर इस फरमान को वापस लिया जाएगा। बिल्कुल। और कैसे पुलिस मैनेज करती है इन दोनों ही चीजों को साथ में, ये भी देखना होगा। बहुत शुक्रिया नीलेश आपका जानकारी के लिए।
डेंगू और कोविड को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जरूरी निर्देश दिए हैं। डेंगू की रोकथाम के लिए बेहतर सर्विलांस पर जोर देने को कहा गया है। डेंगू के मरीजों की घर घर स्क्रीनिंग के निर्देश दिए गए हैं। डेंगू से बचाव के लिए बनेंगे डेडिकेटेड हॉस्पिटल। बेहतर सर्विलांस जरूरी है, घर घर स्क्रीनिंग कराएं। अस्पताल में आने वाले हर मरीज को बेड मिले। अन्य संचारी रोगों की प्रदेश स्तर पर समीक्षा हो। डेंगू टेस्टिंग, प्लेटलेट्स की जांच बेहतर करें। ये सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से निर्देश दिए गए हैं। डेंगू और कोविड दोनों को ही लेकर कि किसी भी तरीके से स्थिति हाथ से ना निकले, स्वास्थ्य विभाग पहले से ही अलर्ट रहे। क्या उसके लिए व्यवस्थाएं करनी है, इसको लेकर भी निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं कि घर घर जाएं, आप टेस्टिंग पर जोर दें। साथ ही साथ आप अस्पताल में बेडों की व्यवस्था करें ताकि मरीजों को समुचित इलाज मिल पाए और इस दौरान किसी भी तरीके की कोई लापरवाही ना सामने आए, इसको लेकर खासतौर से विशेष ध्यान देने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देशित किया है। साथ ही डेंगू से बचाव के लिए कैसे डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनेंगे, इसको लेकर सर्विलांस जरूरी है, उस पर भी जोर देने को कहा है। उन्नाव का बिहार थाना इन दिनों सुर्खियों में है। अपने कारनामों की वजह से पुलिस की लापरवाही उजागर हुई है। जहां दबंगई के आगे लोगों को इंसाफ दिलाने वाली पुलिस आज दबंगों के आगे ही नतमस्तक हो गई है। बिहार थाना पुलिस की लीपापोती से उन्नाव पुलिस की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। सोशल मीडिया पर लगातार लोग इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन पुलिस है कि एफआईआर तक दर्ज नहीं कर रही है। 9 तारीख को दर्ज एफआईआर को आधार मानते हुए खूनी संघर्ष को मामूली विवाद दिखाने में लगी हुई है, जबकि 10 नवंबर को दबंगों ने घर में घुसकर प्रधान समेत परिवार को कुल्हाड़ी और लाठी डंडों से जान से मारने की कोशिश की थी, जिसके चलते 3 दिन से प्रधान समेत परिवार जिला अस्पताल में भर्ती है। वहीं इधर दबंग गांव में खुलेआम घूम रहे हैं और सीओ साहब थाने में बैठकर पीड़ित परिवार को ही ज्ञान देते नजर आ रहे हैं। पीड़ित परिवार का कहना है कि अगर पुलिस मामले को गंभीरता से लेती और 9 नवंबर को दबंगों पर कार्रवाई करती तो निश्चित ये घटना नहीं होती। पुलिस की साफ लापरवाही उजागर हो रही है। अब देखना होगा कि नए एसपी सिद्धार्थ शंकर मीना लापरवाह पुलिसकर्मी और दबंग पर क्या एक्शन लेते हैं। ऐसा है ना सर, देखें एप्लीकेशन आप लोग लिख के नहीं लाते हो, ऐसे चले जाओगे, कौन क्या सुनेगा। लेकिन सर उन्होंने पता कल क्या कहा, वो बोल रहे हैं कि हमको पता तुम लोगों ने क्या किया, सब देख के आ रहे हैं। कुछ सुना ही नहीं, बात ही नहीं सुनी और वहाँ से सीधा चले गए। अरे तो चले गए तो तुम एप्लीकेशन दोगे तभी तो होगा, अब आप घर पे नहीं मिल रहे हो। ऐसा है ना, रात में तुम लोग एप्लीकेशन लाए थे? हाँ लाए थे, एप्लीकेशन तो लाए नहीं थे। यही 3-4 दिन से लड़ाई झगड़ा सब। तो देखिए ये पूरा मामला जहां किस तरीके से पुलिस कहीं ना कहीं इस खूनी संघर्ष को मामूली विवाद बताने में जुटी हुई है, लेकिन प्रधान का पूरा परिवार जो है जिला अस्पताल में भर्ती है और शिकार हुए हैं वो इस खूनी संघर्ष का, और दबंग जो हैं खुलेआम घूम रहे हैं। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए प्रधान के परिवार की तरफ से, पीड़ित परिवार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर ये कार्रवाई ठीक समय पर पुलिस करती तो शायद इस तरीके की घटना नहीं होती। अपडेट रहते हमारे संवाददाता विनय हमारे साथ जुड़ गए हैं, माफ कीजिएगा नीरज द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, क्या जानकारी? देखिए ये जो पूरा मामला सामने आया है, किस तरीके से पुलिस पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि जो पीड़ित हैं उसको और ज्यादा ज्ञान दिया जा रहा है, बल्कि इसके कि पुलिस दबंगों के खिलाफ कार्रवाई करे। जी देखिए, पहले इस पूरे मामले में पहले ही बताया गया है कि ये अगर पुलिस इसमें जरा भी सजग होती तो इतनी बड़ी घटना जिस तरीके से दबंगों ने घर में घुस करके मौजूदा प्रधान और उसके परिवार पर जानलेवा हमला किया है, खूनी संघर्ष किया है, इसकी नौबत नहीं आती अगर पुलिस सजग होती। पहली चीज। दूसरी चीज ये कि पुलिस को जिस तरीके से घटना हुई थी उसके बाद इमीडिएट इस पे जो है एफआईआर दर्ज करनी चाहिए थी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक की ना तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, ना ही एफआईआर दर्ज की गई। और सबसे अहम बात यह है कि जहां उनका इलाज चल रहा है, जिला अस्पताल में परिजनों का जो इलाज चल रहा है, उस इलाज के दौरान भी पुलिस की कोई सुरक्षा व्यवस्था देखी नहीं गई। तो कहीं ना कहीं जो पुलिस है शुरुआती दौर से एक जो है प्रश्नवाचक घेरे में लगातार आ रही है और पुलिस की जो लापरवाही है वो कहीं ना कहीं एक परिवार को उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। जी नीरज, और देखिए पीड़ित परिवार की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, किस तरीके से उनकी तरफ से इस पूरे मामले को लेकर वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्या उनकी गुहार है? जी देखिए, जिस तरीके से पीड़ित परिजन है कहीं ना कहीं उनको जो है गहरी चोटें आई, गंभीर चोटें आई हैं,
और उनको मेडिकल होना चाहिए, उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, क्योंकि जिला अस्पताल में जिस तरीके से डाले हुए हैं उस तरीके से उनको रेफर करना चाहिए, उससे उनका जो है हाईलाइट में उनका प्रॉपर इलाज होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, पुलिस को जो स्थानीय थाना यानी बिहार थाना है उसकी पुलिस को यहाँ अस्पताल में आकर के इन लोगों की बात को सुनना चाहिए आखिर वास्तविकता में, और उसी आधार पर आगे कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, धरातल पर इस तरीके का कुछ भी देखने को नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं जो एक सुस्ती है, हालांकि एक सबसे अहम बात यहाँ पर यह भी आ जाती है कि इसी सुस्ती और इसी लापरवाही को लेकर के कहीं जो है उन्नाव के एसपी को दिनेश त्रिपाठी को बदल दिया गया है, सरकार ने बदला है। अब नए सिद्धार्थ शंकर मीणा यहाँ पर नए एसपी आए हैं, लेकिन अभी वो जो तेजी है वो तेजी दिखाई नहीं पड़ रही है जी। बिल्कुल। और देखिए किस तरीके से नीरज परिवार के जो सीनियर सिटीजन हो या फिर पुरुष हो वो सभी घायल हुए हैं और बुरी तरीके से पूरा खूनी संघर्ष रहा है। इसको कैसे पूरी तरीके से बताया जा रहा है कि ये मामूली सा विवाद है, इसको देखते हुए फिलहाल परिजनों की क्या हालत अभी बनी हुई है, इसके बारे में क्या अपडेट आपको मिल रही है? देखिए परिजनों का लगातार, क्योंकि कुल्हाड़ी और सबसे बड़ी बात लाठियों से जो वार किए गए हैं, जो कुल्हाड़ी के वार हैं वो कहीं ना कहीं गंभीर चोटें हैं और उनका जो है प्रॉपरली उनका सीटी होना चाहिए। सीटी स्कैन के बाद में उसमें अगर बक्कल में या वाइटल पार्ट में किसी तरीके की चोट आई है तो उस हिसाब से इनके ऊपर 308 का मुकदमा दर्ज करना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ना तो एफआईआर की गई है और ना ही पीड़ित पक्ष के पास में पुलिस आई है, क्योंकि बिहार थाना पुलिस को जो है इतनी बड़ी घटना को लगातार अपने जो है जहल में रखना चाहिए, उसको लगातार उस पर मॉनिटर करना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा, क्योंकि एक जो है कांस्टेबल तक वहां पर मौजूद नहीं है जिला अस्पताल में जो परिजनों की देखरेख कर सके। या ये भी हो सकता है कि जिन बदमाशों ने एक बार हमला घर पर बोल सकते हैं वो दोबारा अस्पताल में भी किसी न किसी तरीके की क्षति पहुंचा सकते हैं, लेकिन वहां भी किसी तरीके की कोई देखभाल नहीं रखी गई है। तो कहीं ना कहीं एक उपेक्षा का शिकार पूरा परिवार शुरुआती दौर से हुआ है और दबंगों की जो मार खाई है कहीं ना कहीं बिल्कुल। देखिए बड़ी लापरवाही उजागर हो रही है और इस पूरे मामले पर किस तरीके से कार्रवाई की जाती है, अब जो नए एसपी आए हैं वो ध्यान देते हैं या नहीं, इससे जुड़ी अपडेट आपको न्यूज़ 1 इंडिया पहुंचाता रहेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।